गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मीनाक्षी स्टडी परिवार में। और फ्रेंड्स, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और पुरा स्तर से संबंधित अपन ने बात की है और यही पार्ट जो है अभी फिलहाल अपना चल रहा है। इसके संबंध में हमने जो है 3 पार्ट आप तक पहुंचाए हैं और आज राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और पुरा स्थल का ये चौथा पार्ट है। गणेश्वर सभ्यता की यहाँ सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बात करूंगा, जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। क्यों कही जाती है जननी, उसकी बात मैं यहाँ करूंगा आपके सामने। फिर उसके बाद में जो लोहयुगीन सभ्यताएं हैं उसकी जो बात है मैं यहाँ करूंगा, और लोहयुगीन सभ्यता के जो स्थल है प्रमुख राजस्थान में, उनकी बात एक ट्रिक्स से इस तरह से शानदार आएगी आपके सामने कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। सीधा वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कौन सी सभ्यता जो है वो लोहयुगीन सभ्यता का स्थल नहीं है। तो ये सारी बातें जो है अपन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप मीनाक्षी स्टडी परिवार को, इस चैनल को सपोर्ट करते रहें और साथ ही साथ इसे शेयर करें और अपने कमेंट्स लगातार जारी रखें, मुझे मोटिवेट करते रहें और मैं आपको लेके चलता हूं गणेश्वर की यात्रा कराने के लिए। अब देखिए गणेश्वर है कहाँ पे। तो जैसे ही गणेश्वर दिखे तो सबसे पहले आप अपने जो प्रथम पूज्य देव है गणेश, उसकी बात सोच ले माइंड में कि हाँ गणेश जी है तो मतलब प्रथम पूज्य अपने देव है। तो गणेश है, तो देखिए गणेश है क्या, यानी कि गणेश जी के खुद का क्या नहीं था, सिर नहीं था। मानव का सिर नहीं था ना, बिल्कुल सिर नहीं था उसके। तो यहां पे हो गया सिर, ठीक है, सिर नहीं था। तो गणेश्वर सभ्यता है कहाँ, सिर नहीं था। तो आप बीच में क्या करें, कै और लिख दें। क्या लिखें आप, कै, सीकर। तो ये सभ्यता है कहाँ पे, तो ये है सीकर जिले में है। कहाँ है फ्रेंड्स, ये है सीकर जिले में है। और सीकर जिले में अपने खंडेला की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे है, खंडेला की पहाड़ियां यहाँ पे है, खंडेला की पहाड़ियों में है गणेश्वर सभ्यता, यहाँ पनपी है। अब देखते हैं कि सिर नहीं था तो क्या हुआ, मानव का जो सिर है वो उसके काट लिया। क्या काट लिया, मानव का सिर काट लिया। तो यहां पर सिर काट लिया तो यहां पर एक नदी है काटली, काटली नदी। और इस काटली नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी। किसके किनारे, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, काटली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में, ये प्रश्न आ चुका। काटली नदी के किनारे, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका। अब देखते हैं इस सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता का यदि अपन कालक्रम देखें तो कालक्रम यदि देखते हैं तो ये सभ्यता लगभग 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक की है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सभ्यता है वो कालीबंगा से पहले की है, कालीबंगा से पूर्व की है। और कालीबंगा जो है वो हड़प्पा संस्कृति का ही एक पार्ट है, यानी सिंधु सभ्यता का ही एक पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है गणेश्वर, ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये पूर्व हड़प्पा काल की है, पूर्व हड़प्पा काल की है, पूर्व हड़प्पा कालीन ये सभ्यता है। तो यानी कि ये हड़प्पा से भी ये ज्यादा समृद्ध थी। तो यहां पर इस गणेश्वर में क्या होता था, इस गणेश्वर में जो तांबे के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में मिले। यानी कि ये जो है गणेश्वर, ये तांबे की नगरी के नाम से अपन कह सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ था ये देखते हैं। इसके पड़ोस में क्या है, खेतड़ी है, और खेतड़ी से क्या मिलता है, खेतड़ी की खान तांबा है। और इसके पास ही एक खोदरीवा और है, और खोदरीवा ये भी अपने ज्योग्राफी के लिए प्रश्न हो गया। और ये है अलवर में। तो इन दोनों स्थानों से, खेतड़ी से और खोदरीवा अलवर से,
इन दोनों स्थानों से तांबा कहाँ आता था? गणेश्वर में आता था। तांबा गणेश्वर में आता, और यहाँ गणेश्वर में तांबे के जो विभिन्न प्रकार के औजार हैं वो बनाए जाते, ताम्र आयुध बनाए जाते, अस्त्र शस्त्र। और इन अस्त्र शस्त्रों की आपूर्ति कहाँ होती थी? ये होती थी हड़प्पा में। हड़प्पा कह दें या सिंधु घाटी सभ्यता कह दें, बात सेम ही है। ओके, तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए सीधा सीधा कि हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के लोगों को तांबे के शस्त्रों की आपूर्ति कहां से होती थी, तो आपका सीधा आंसर आना चाहिए कि आपूर्ति कहां से होगी? गणेश्वर से इनकी आपूर्ति होगी। तो सबसे पहले इनकी जब आपूर्ति इधर हो रही है, तांबे के अस्त्र शस्त्र सबसे ज्यादा हैं, तो इस गणेश्वर को हम क्या कह सकते हैं? गणेश्वर को कह सकते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, यानी कि सबसे पहले इंडिया लेवल पर भी ये गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। ठीक है, एक इसका दूसरा एक नाम और मिलता है हमें, ताम्र संचयी संस्कृति। इसका एक नाम ये और मिलता है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो तांबे के औजार हैं वो सबसे ज्यादा मिले, इसलिए इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। फिर से मैं बात कर रहा हूं इसी एक चीज की और, हड़प्पा वाली से। तो ये सभ्यता जो है वो प्राक हड़प्पा कह दें या पूर्व हड़प्पा, एक ही बात है। तो प्राक हड़प्पा की सभ्यता है, यानी कि प्राक हड़प्पा सभ्यता का ये क्या है? स्थल है। ठीक है, तो इसे पुरातत्ववेता जो है वो क्या नाम देते हैं? इसे कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर, ये इसका और नाम मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें इसके क्या क्या कितने नाम मिल गए। एक, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है किसको? गणेश्वर को। ताम्र संचयी संस्कृति किसको कहा जाता है? ये भी गणेश्वर को। और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कही जाती है? ये भी कही जाती है गणेश्वर को। ठीक है, अब ताम्र युगीन से संबंधित एक प्रश्न और आता है अपने, कौन सा? जो अपने कल जो पढ़ा था आहड़ सभ्यता के विषय में, वो ताम्र नगरी। याद रखें, ताम्र नगरी है आहड़ और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है गणेश्वर। तो इस वाले पार्ट में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी ये हम थोड़ा सा आगे बात अब कर लेते हैं। खोजकर्ता कौन है ये इसकी बात अपन करते हैं अब नेक्स्ट। अब है कि इसकी खोज किसने की थी, खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है ये देखिए। तो गणेश्वर है, नाम है गणेश जी। जो खोजकर्ता है एक तो है रतन चंद्र है और एक है विजय कुमार। रतन चंद्र, विजय कुमार, ये जो खोजकर्ता है उत्खननकर्ता है ये है। वर्ष 1977, वर्ष कभी नहीं पूछा जाता। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो देखिए गणेश्वर को कहते क्या है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तो यहां पर तांबे से संबंधित ही औजार मिलेंगे, तांबे से संबंधित ही चीजें मिलेगी। और ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किससे कही जाती है? तो ये पीटीआई 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफी महत्वपूर्ण पार्ट है ये। अब देखते हैं यहाँ पे अवशेष जो हैं वो क्या क्या मिलेंगे, उसकी बात अपन यहाँ कर लेते हैं। अवशेष क्या क्या मिलेंगे? तो यहाँ पे तांबे के अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है, वेरी मोस्ट, सबसे ज्यादा क्या चीजें मिली हैं? मछली पकड़ने के कांटे। मछली पकड़ने के कांटे किसके हैं? याद रखना है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये तांबे के हैं। मछली पकड़ने के कांटे ये क्या है? सर्वाधिक मात्रा में यही है। प्रश्न ये पूछा जाए
कि गणेश्वर सभ्यता से सर्वाधिक क्या चीजें मिली है, तो मछली पकड़ने के कांटे सर्वाधिक मिले हैं। तो कांतली जो नदी है वो एट प्रेजेंट में अंतः प्रवाही नदी है, लेकिन यहाँ मछली पकड़ने के कांटे सबसे ज्यादा मिले हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो कांतली नदी है और एट प्रेजेंट में ये अंतः प्रवाही नदी की श्रेणी में आती है, तो उस समय काफी मात्रा में इसमें जल रहा होगा। ठीक है, तो मछली पकड़ने के कांटे। और एक दूसरी चीज है जो अपनी जो बुक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली, इतिहास और संस्कृति वाली, तो उसमें एक लिखी हुई है ये बात कि दोहरी पेचदार पिन। ध्यान रखना है, सारी की सारी तांबे की है, दोहरी पेचदार पिन। और ये यहाँ मिली है और ये कहाँ भेजी जाती थी, विशेष तौर से मध्य एशिया के लोगों के लिए भेजी जाती थी, मध्य एशिया के लिए भेजी जाती थी, यानी कि ईरान, इराक इत्यादि को इसकी सप्लाई होती थी, दोहरी पेचदार पिन। इसके अलावा जो चीजें मिली हैं वो देखिए, हल्की फुल्की उसकी भी बात मैं यहाँ कर लेता हूँ, लेकिन मोस्ट ये दोनों चीजें। अब ये है क्या, भाले के जो आगे वाले भाग हैं, भाले के अग्रभाग हैं तांबे के, ये मिले हैं थोड़े से, बाण मिले हैं तांबे के, शस्त्र मिले हैं तांबे के। ये कुछ चीजें हैं जो गणेश्वर सभ्यता से मिली हैं। ठीक है, अब और चीजें क्या क्या मिली हैं। तांबे की बात तो हो गई कि मछली पकड़ने के कांटे, आप इसे याद रखना है सबसे ज्यादा, और एक इसे याद रखना है सबसे ज्यादा। ठीक है, तांबे के संबंध में। तो अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें मिली हैं। तो यहाँ पर जो बर्तन हैं वो मिले हैं, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, ये याद रखना है, मिट्टी के छल्लेदार ये मिले हैं अपन को, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन मिले हैं। और इन बर्तनों को क्या नाम दिया है ये याद रखना है आपको, ये नाम मिलता है कपिशवर्णी मृद भांड। कपिशवर्णी मृद भांड, सीधा परीक्षा में प्रश्न यहां से उठाता है कि कपिशवर्णी जो मृद भांड है वो कहां से संबंधित है या कहां प्राप्त हुए हैं। तो ये अपना आना चाहिए क्या, गणेश्वर सभ्यता आनी चाहिए कि ये जो है वो कहां मिला है, ये गणेश्वर सभ्यता में मिला है। अब नेक्स्ट और देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो मकान किससे बनाते थे। अपन ने बहुत सारी सभ्यताएं पढ़ ली हैं। ठीक है, सारी सभ्यताओं के जो मकान हैं वो लगभग कच्ची और पक्की ईंटों से बने थे। जैसे आहड़ में जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी, धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों से बनते थे, लेकिन यहाँ पर जो मकान है वो किसके मिले हैं, पत्थर के। याद रखना ये चीज, पत्थर के मकान। और अभी मैंने एक बात की थी कि इस कांतली नदी में काफी मात्रा में जल था, तो मछली पकड़ने के कांटे मिले, मछली यहीं पकड़ी जाती होगी। और अगर जल है तो यहाँ बाढ़ भी आती होगी। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, पत्थर के मकान तो बनाए ही बनाए, लेकिन यहाँ पर वृहदाकार पत्थर के बांध, पत्थर के बांध ये बनाए। क्यों बनाए, बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए, बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए इन्होंने क्या किए, एक वृहदाकार बांध बनाए। नेक्स्ट देखिए, थोड़ी सी बात करते हैं इसकी, लोह युगीन सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं। सभ्यता के स्थल, यहां से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। क्या पूछता है यहां से, किस तरह से पूछता है, जैसे इस तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है, कोई सा भी स्थल दे देगा कि जैसे कौन सा स्थल लोह युगीन सभ्यता का नहीं है, लोह युगीन नहीं है, इस तरह से देगा। तो कौन कौन से लोह युगीन सभ्यता के स्थल हैं आप ये याद रखें बस।
और इसको किस तरह से याद रखना है ये मैं एक ट्रिक के जरिए आपको बता देता हूं। देखो, एक इस तरह से लाइन याद करनी है, सुन रे जोधा, सुन रे जोधा, इस नगरी में लोहा है, इस नगरी में लोहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा लोहा है तो मतलब लोह युगीन सभ्यता के स्थल से संबंधित ये बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो आप हल्का सा इसको सुन की जगह अगर सुनो कर लो तो और ज्यादा बेटर रहता है। सुनो रे जोधा, इस नगरी में तो लोहा है। अब देखें कैसे। पहला स्थल सुनारी, और ये सुनारी है कहां पे, ये सुनारी जो है ये है झुंझुनू में। सुनारी है कहां पे, अब यहां सुनारी जो है यहां क्या मिला है, बात है यहां पे लोह युगीन की हो रही है, तो यहां पे लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं, सिर्फ लोहा गलाने की क्या मिली है, भट्टियां। यानी कि बात आपको यहां लोह युगीन सभ्यता की हो रही है, तो लोहा गलाने की भट्टी ये यहां पे बहुत सारी मिली है। तो यहां पे सुनारी क्या हो गया, सुनो रे जोधा, इस नगरी में तो लोहा है। अब नेक्स्ट दूसरा स्थल है वो देखते हैं, नोह है। अगर सुनारी का अगर नदी पूछा जाए तो नदी वही है, कांटली नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी है, कांटली नदी। ठीक है, अब है नोह है, और नोह कहाँ है, ये भरतपुर में है। ये सभ्यता भी लोह युगीन सभ्यताओं की श्रेणी में आती है। अब यहां पर एक चीज और है, वो आप थोड़ी सी याद रखें। यहां पर ये वेरी मोस्ट ये लगा लें, नोह को पंच या पंच स्तरीय सांस्कृतिक, पंच स्तरीय सांस्कृतिक सभ्यता का स्थल है ये याद रखने। पंच स्तरीय सांस्कृतिक सभ्यता का स्थल या केंद्र कौन सा है, नोह है। बस सीधा प्रश्न यहां से, अगर लोह युगीन से पूछेगा तो नोह शामिल करेगा, और यहां से अगर ये पूछेगा कि पंच स्तरीय सांस्कृतिक सभ्यता का स्थल कौन सा है तो आप उत्तर लगाएं नोह है। तो नदी यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो लिख लेते हैं, रूपारेल, रूपारेल नदी बस। लेकिन यहां से पूछेगा क्या, पंच स्तरीय सांस्कृतिक सभ्यता का केंद्र यही पूछेगा। तीसरा देखते हैं, सुनो रे जोधा। अब यहां पे तीसरा जोधा आ गया, पहले रे को ले लेते हैं, रेंड, और रेंड कहां है, टोंक में है। रेंड कहां है, टोंक में है। देखिए, और यहां पर जो सबसे ज्यादा है सिक्के वो यहां मिले हैं, सबसे ज्यादा सिक्के यहीं पे मिले हैं, सबसे ज्यादा सिक्के यहीं पे मिले हैं, गुप्त काल के सबसे ज्यादा सिक्के यहीं पे मिले हैं। और यहां पर एक चीज ये याद रख लें कि अगर जनपदों में अगर पूछे जाए, मालव जनपद, अगर जनपदों से संबंधित अगर पूछा जाए कि मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के कहाँ मिले हैं, या जनपदों में सर्वाधिक सिक्के किस जनपद के हैं, तो ये मालव जनपद के ही हैं। ठीक है, ये याद रखें, जनपदों में पूछे तो मालव जनपद के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में है। या रेंड में किस जनपद के सिक्के मिले, प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, सर्वाधिक सिक्के इसी के हैं। अब रेंड के विषय में और बात उसकी ये देखते हैं, यहां पर लौह सामग्री की अधिकता मिली है। लौह सामग्री की क्या मिली, अधिकता। लौह सामग्री सर्वाधिक है यहां पे, सर्वाधिक।
तो रेंड को क्या कहते हैं, सर्वाधिक है तो इसे कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर, यानी कि टाटा जो नगर है वो लोहे के लिए विख्यात है, टिस्को जो कंपनी है वो है। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर या राजस्थान का टाटा नगर एक ही बात है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो वो क्या है, रेंड है। सिक्के सबसे ज्यादा मिले। और यहाँ पर नदी की बात भी अगर करें तो अपन लिख लेते हैं ढील नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी है। ठीक है, ये हो गया रेंड के विषय में। अब चलते हैं चौथा। सु से हो गया सुनारी झुंझुनू, नो से मतलब हो गया नोह भरतपुर, रे से मतलब रेंड टोंक, सर्वाधिक सिक्के यहीं पे मिले हैं। और ये सिक्के किसके हैं, चांदी के हैं, चांदी के आहत सिक्के हैं। आहत का मतलब यानी कि इन सिक्कों को ठप्पा मार के बनाया गया है, ठप्पा मार के, इसलिए इन सिक्कों को आहत सिक्के नाम दिए गए हैं। सर्वाधिक सिक्के चांदी के यही मिले हैं और ये मालव जनपद के हैं। बस लोह सामग्री की अधिकता है यहाँ पे, इसलिए इस रेंड को प्राचीन भारत का टाटा नगर या राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। ढील नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी। और यदि अगर इसका उत्खनन किया जाए, उत्खनन की बात अगर पूछी जाए तो उत्खनन इसका जो है वो केदारनाथ KN पुरी ने करवाया था, केदारनाथ पुरी। बस चौथे की बात कर लेते हैं। सुन रे जोधा, इस नगरी में लोहा है। तो जोधा से मतलब जोधपुरा, और ये जोधपुरा कहाँ है, ये जयपुर में है। बस जोधपुरा से संबंधित और कोई प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता नहीं है। याद रखना है कि जोधपुरा कहाँ है और किसके संबंध में है। तो जोधपुरा लोह युगीन सभ्यता का स्थल है और ये जयपुर में है। बस अब आगे चलते हैं पांचवा। इस से मतलब ईसवाल, और ईसवाल कहाँ है, ये उदयपुर में है। स्थलों का नाम याद रखना है। ईसवाल कहाँ है, ये उदयपुर में है। और अब चलते हैं नगरी। तो यहाँ पे अब नगरी का जो है वो हम थोड़ा सा आगे लेते हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। सुन रे जोधा या सुनो रे जोधा, इस नगरी में लोहा है। तो सुनारी झुंझुनू, लोह गलाने की भट्टियां यहाँ सर्वाधिक ज्यादा काटली नदी में है। नोहा ये भरतपुर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंच स्तरीय सभ्यता का केंद्र है, रूपारेल नदी के किनारे है। रेंड टोंक में है। सबसे ज्यादा चांदी के जो आहत सिक्के हैं यहीं पे मिले हैं। वो सिक्के किसके हैं, मालव जनपद के हैं। और अगर जनपदों में पूछा जाए तो किस जनपद के सर्वाधिक सिक्के राजस्थान में मिले, तो मालव जनपद आ जाएगा। ठीक है, लोह सामग्री की यहाँ सर्वाधिक अधिकता है, इसलिए इसको कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। ढील नदी के किनारे है। उत्खनन केदारनाथ पुरी ने करवाया था। नेक्स्ट जोधपुरा जयपुर में है और ईसवाल उदयपुर में। उसके बाद लेते हैं नगरी, बस लास्ट। छठा स्थल है, देखिए नगरी। छठा स्थल नगरी, और नगरी कहां पड़ता है, ये चित्तौड़ में पड़ता है। जनपदों की अगर बात करते हैं तो नगरी क्या है, ये जो नगरी है वो सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद, सीवी जनपद की क्या थी, राजधानी थी। प्राचीन काल में चित्तौड़ का जो नाम है वो क्या मिलता है, सीवी मिलता है। तो सीवी जनपद की राजधानी क्या थी, नगरी थी। और नगरी कहाँ स्थित है, अपने चित्तौड़ में स्थित है। तो ये क्या है, सीवी को, इसको माध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था। माध्यमिका नाम से भी जाना जाता था। देखिए, सीवी जनपद की राजधानी नगरी चित्तौड़ में है और इस सीवी को माध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था। अब उत्खनन से संबंधित बात करते हैं हम तो सीधी, ठीक है। उत्खनन इसका यानी खोज किसने की थी, खोजकर्ता कौन है, ACL कार्लाइल। ACL कार्लाइल, ये याद रखने हैं, कार्लाइल। ACL कार्लाइल इसकी खोज करता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नगरी चित्तौड़ माध्यमिका के नाम से जानी जाती थी, सीवी जनपद की राजधानी थी, खोज ACL कालाइन ने की थी। और यहाँ पर 1904 में सबसे पहले खोज और उत्खनन इसी की हुई थी। सबसे पहले खोज और उत्खनन स्थल राजस्थान का यही है। मोस्टली उत्खनन है, उत्खनन स्थल यही है सबसे पहला। अगर सबसे प्रथम पूछे कि राजस्थान में प्रथम स्थल कौन सा है जिसका उत्खनन हुआ था, तो ये 1904 में ही हो गया था। तो सबसे पहला स्थल यही है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और स्थलों में से अब फ्रेंड्स अपने पास कुछ और स्थल रह गए हैं जिनकी बात हम यहाँ साथ ही कर लेते हैं। अन्य स्थल देखिए, अन्य जो बच गए उनकी बात हम यहाँ एक आपको शॉर्ट में मैं आपको अलग जो छोटे छोटे स्थल और बच गए उनके पास में लेके चलता हूँ। सबसे पहले एक देखिए कहाँ मिल रहा है, नील की खेती के साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं अपन को, ये देखना। नील की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले थे, 3 बार प्रश्न आ चुका है, 1 बार RS में आ चुका है, टीचर 3rd ग्रेड जो भर्ती थी 2nd ग्रेड उसमें आ चुका है ये प्रश्न। नील की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, देखते चले। बयाना, शॉर्ट में याद करते चले। और बयाना कहाँ है, सबको पता है, बयाना भरतपुर में है, बयाना भरतपुर में है, याद रखें इसे, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नील की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, बयाना भरतपुर में है। दूसरा और मोस्ट चीज कहाँ पे है, देखिए कोल्वी की बौद्ध गुफाएं कहाँ पे है, कोल्वी की बौद्ध गुफाएं कहाँ मिली है, कोल्वी की बौद्ध गुफाएं। कोल्वी एक गांव है, कोल्वी एक गांव है और यहाँ पर बौद्ध गुफाएं मिली हैं लगभग, जिनकी संख्या 45 मानी जाती है, बताई जाती है। तो ये कहाँ पे है, ये अपने झालावाड़ में है, याद रखना है। कोल्वी की बौद्ध गुफाएं कहाँ पे है, झालावाड़ में है। और इन बौद्ध गुफाओं को कहा क्या जाता है, राजस्थान का एलोरा, राजस्थान का एलोरा ये कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये कोल्वी की जो बौद्ध गुफाएं हैं इन्हीं को राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। एक अन्य फैक्ट इसके संबंध में अपना और हो गया। अब देखते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले नोह की बात की थी, नोह की बात की थी, नोह भरतपुर में, और ये लोह युगीन सभ्यता का स्थल था। तो यहाँ पर एक यक्ष की प्रतिमा मिली थी, यक्ष प्रतिमा, यक्ष प्रतिमा मिली थी। और इस यक्ष प्रतिमा को जाख बाबा की प्रतिमा भी कहा जाता है। जाख बाबा की प्रतिमा या मूर्ति कहाँ मिली है, यह है अपने नोह भरतपुर में ही मिली है। जाख बाबा की प्रतिमा ये मिली है, किस काल की है, ये मोस्ट है, शुंग कालीन या कुषाण कालीन, शुंग व कुषाण कालीन, कुषाण के काल की है। शुंग व कुषाण कालीन एक जाख बाबा यानी यक्ष की प्रतिमा मिली है। और यहां इस नोह से कृषि के लोह औजार मिले हैं, कृषि के लोह औजार। इस चीज को आप वहां पे ही नोट कर लें, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले नोह पढ़ी थी उसी के पास इस चीज को नोट करते चलें। जाख बाबा की प्रतिमा, यक्ष प्रतिमा, शुंग व कुषाण कालीन है नोह में, और कृषि के लोह औजार ही अपन को यह नोह में ही मिले। ठीक है, अब थोड़ी सी बात बेराट सभ्यता की भी मैं यहाँ पे कर लेता हूं। बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता देखिए ये कहाँ पे है अपने, बेराट की सभ्यता है जयपुर में है, बेराट सभ्यता जयपुर में है। इस बेराट को विराट नगर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विराट नगर भी कहते हैं। मत्स्य महाजनपद, अगर महाजनपदों में चलते हैं, महाजनपद का एक अलग से अपन चैप्टर लेंगे, तो विराट नगर भी कहते हैं। तो ये जो है बेराट, ये क्या थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी ये बेराट।
अब यहाँ पर मिले क्या क्या है ये बात हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो है स्थल इसके उनकी बात हम यहाँ करते हैं। स्थल कौन कौन से हैं लिखिए, बीजक की डूंगरी, बीजक की डूंगरी, यहाँ पर बीजक की डूंगरी से मतलब है कि यहाँ पर कुछ सेल यानी कि पत्थरों पर कुछ लिखी हुई थी, लिपि से लिखा हुआ था और वो लिपि जो है वो पढ़ी नहीं जा सकती थी लोगों के। तो बाणिया भाषा में क्या होता था कि जहाँ कुछ लिखा होता था, छोटी छोटी जगह लिखी हुई होती थी कुछ ना कुछ, तो उसको प्राचीन भाषा में बीजक कहते थे लोग। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह से लिखा होता था, कुछ ना कुछ इस तरह से लिखा होता था। तो लोगों ने क्या कहा, उस डूंगरी का नाम क्या रख दिया कि ये तो बीजक है, यानी कि बिल के जैसा है। तो यहाँ पर बीजक की डूंगरी एक स्थल है और दूसरा स्थल है भीम जी की डूंगरी या भीम की डूंगरी, सीधा और लिख लें, भीम की डूंगरी और महादेव डूंगरी, ये कुछ स्थल हैं। भीम की डूंगरी हो गया, महादेव डूंगरी हो गया और बीजक की डूंगरी हो गया। तो यहाँ पर इन जगह से क्या मिला है, तो यहाँ पर ये वेरी मोस्ट ये चीज लिखें आप। यहाँ पर मैंने कहा ना अभी इस तरह से कुछ चित्र बने हुए थे, इस तरह से कुछ लिपि थी, लोगों के समझ में नहीं आ रही थी क्या है। तो यहाँ पर इन स्थलों से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। शंख लिपि, शंख लिपि का मतलब ये जो अक्षर लिखे हैं वो शंख जैसे हैं। तो शंख लिपि के प्रमाण कहाँ मिले अपन को, बस याद रखना है कि शंख लिपि, शंख कहाँ बजेगा, बैराठ में बजेगा, बीजक की डूंगरी पे बजेगा, भीम की डूंगरी पे बजेगा, महादेव जी की डूंगरी पे शंख बजेगा। इतना याद रखना है कि शंख जयपुर में बजना है बस। तो यहाँ पर इन पे कुछ शैल चित्र भी मिले हैं। क्या मिले हैं, शैल चित्र। मैं इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं। शैल चित्र मिले हैं, कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में मैंने बता दी है, शैल चित्र मिले हैं कुछ। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लेता हूं। शंख लिपि के प्रमाण, तो यहां पर इन पहाड़ियों पर क्या मिले हैं, बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं। इन बीजक की डूंगरी पे, भीम की डूंगरी पे और महादेव की डूंगरी पे शैल चित्र मिले हैं। तो यहां पर इस बैराठ को क्या कहते हैं, प्राचीन युग की चित्रशाला पुरातत्ववेताओं ने कहा है। किसको कहा है, बैराठ को कहा है। वेरी मोस्ट शैल चित्र मिले यहाँ पे, तो प्राचीन युग की चित्रशाला कहा है पुरातत्ववेताओं ने, किसको, इसको, या बैराठ सभ्यता को यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे खोजकर्ता और देख लेते हैं अपन इसका। खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता दयाराम साहनी है। खोजकर्ता इसका कौन हो गया, दयाराम साहनी हो गया। और क्या क्या मिले, और है सम्राट मौर्य या मौर्य सम्राट कौन था, अशोक। मौर्य सम्राट अशोक था और अशोक का एक लेख मिला है, यानी कि एक शिलालेख मिला है और वो है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख। इस शिलालेख से पता चलता है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्मावलंबी था। इस भाब्रू शिलालेख में जो 7 ग्रंथ हैं उनकी बात यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर कितने ग्रंथ हैं, भाब्रू शिलालेख में 7 बौद्ध ग्रंथों की बात होती है। 7 बौद्ध ग्रंथों की बात होती है और इससे पता चलता है कि अशोक का बौद्ध धर्म में विश्वास बढ़ गया था। और ये भाब्रू जो शिलालेख है वो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, सबसे लंबा शिलालेख है। और कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है ये शिलालेख है।
ये शिलालेख जो है वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में है। बस ये एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा तथ्य और हो गया। मौर्य सम्राट अशोक का एक शिलालेख यहाँ पे मिला है बैराठ में, भाब्रू शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 बौद्ध ग्रंथों की बात होती है। उससे पता चलता है कि सम्राट जो अशोक है उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और ये सबसे लंबा शिलालेख है किसका? सम्राट अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। और इसकी लिपि अपन को मिलती है फ्रेंड्स ब्राह्मी लिपि। और यहाँ पर इस बैराठ में ये याद रखना है, इस बैराठ में या बैराठ के उस समय लोगों को वस्त्र बुनाई का ज्ञान था। वस्त्र बुनाई का ज्ञान था। राजस्थान में एकमात्र स्थल है ये बैराठ जहां के लोगों को सूती वस्त्र की बुनाई का ज्ञान था, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र बहुत सारे मिले और वो भी किस तरह से? बुने हुए। तो इस बैराठ के लोगों को वस्त्र बुनाई का ज्ञान था और वो भी कौन सा फ्रेंड? सूती वस्त्र। और इस तरह से बैराठ अपने यहाँ कंप्लीट हो गया। और कोई चीज बच गई? एक चीज अपने और बच गई, रंग महल। एक स्थल और बच गया, रंग महल। छोटे छोटे स्थल बच रहे हैं। रंग महल कहाँ स्थित है? ये हनुमानगढ़ में है फ्रेंड्स, हनुमानगढ़। रंग महल हनुमानगढ़ में है। रंग को पकड़ लो आप तो बस, रंग महल हनुमानगढ़ में है। तो इस स्थल से क्या है कि लाल रंग के बहुत सारे जो बर्तन हैं वो मिले। ठीक है, तो इस लाल रंग के कारण इस स्थल का नाम क्या पड़ गया? रंग महल इस स्थल का नाम पड़ गया। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है ये। प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके किनारे पनपी है। और स्वीडन की एक हन्ना रीड थी, श्रीमती हन्ना रीड, उसने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर जो रंग महल में सिक्के मिले ये मोस्ट है। उन सिक्कों को क्या कहा जाता है? ये याद रखना, मुरंडा। वेरी वेरी मोस्ट। कभी भी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि मुरंडा जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो मुरंडा जो सिक्के हैं वो रंग महल के हैं। जैसे सिक्कों के संबंध में भी बहुत बार प्रश्न आते हैं। जैसे झाड़शाही सिक्के कहाँ के हैं? झाड़शाही सिक्के कहाँ के हैं? झाड़शाही सिक्के अपने जयपुर के हैं। और गदिया सिक्के कहाँ के हैं? गदिया सिक्के जैसे कि मेवाड़ के हैं। तो सिक्कों के संबंध में भी प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखें कि मुरंडा जो सिक्के हैं वो कहाँ पे मिले हैं? रंग महल में मिले, हनुमानगढ़ में है। लाल रंग के बहुत सारे जो बर्तन हैं वो यहाँ मिले, इसलिए इसका नाम हो गया रंग महल। सरस्वती नदी के किनारे है। श्रीमती हन्ना रीड जो स्वीडन की थी उसने खोज की थी बस। और इसके संबंध में ज़्यादा अपन को और कुछ नहीं मिलता। बस एक और चीज़ जैसे नलियासर, नलियासर ये कहाँ पे है? ये अपने सांभर में है। बस स्थल पूछिए आप, नलियासर, सांभर, और ये है जयपुर में। बस राजस्थान की जो मुख्य सभ्यता स्थल हैं बात बस इनकी यहीं तक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी वाली हो, चाहे आरएस वाली हो, टीचर हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी इत्यादि, सुपरवाइजर हो, कोई भी प्रश्न इन सभ्यता के स्थलों से अब बाहर जाने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो प्लीज सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल मी नेक्स्ट स्टडी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।